हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के कहने पर यूनिट 6 के जो पार्ट सी था उसमें जो स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन थे उनको लेकर हम आए हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने यूनिट 6 पूरी कंप्लीट करा दी थी और यूनिट 6 का पार्ट सी भी कराया था। उससे रिलेटेड जो भी आपके कंटेंट थे वो हमने पढ़ा दिए थे, लेकिन उसके क्वेश्चंस हम कुछ कारणों से नहीं करवा पाए थे। लेकिन अभी हमने हमारे जो कल का वीडियो था उसमें हमने यूनिट 6 का पार्ट डी कंप्लीट कराया और डी से रिलेटेड पार्ट डी के जितने भी क्वेश्चन थे जो अभी आपके प्रेजेंट में आए हुए हैं दिसंबर 2020 में और दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमने उनको कराया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन के जो अभी दिसंबर 2019 में और दिसंबर 2020 में आए हुए हैं, उन्हीं की बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले स्टैटिक्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक्स के नहीं आ रहे हैं। अभी पिछले ईयर दिसंबर में जो अभी दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो केवल गिनती के 2 ही क्वेश्चन आए थे स्टैटिक्स से लेके, और 2019 में, ठीक है, दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 2 ही 3 क्वेश्चन थे, तो उनकी आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके इसमें लिया है। पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसको हम समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका नल हाइपोथेसिस को लेके। ठीक है, तो इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे t बराबर 3 और n बराबर 300 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, हम पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को और थोड़ा हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, यादृच्छिक रूप से बनाए गए 2 समूह, ठीक है, प्रयोगात्मक और नियंत्रण में एक शोधकर्ता प्राचलिक टी परीक्षण का उपयोग करने के पश्चात निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करता है। परिणाम क्या है? ये t बराबर 3 और n बराबर 300। ठीक है, तो यादृच्छिक रूप से बनाए गए 2 समूहों प्रयोगात्मक और नियंत्रण में से एक शोधकर्ता प्राचलिक टी परीक्षण का उपयोग करने के पश्चात निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करता है। t बराबर 3 और n बराबर 300। ठीक है, तो इस परिणाम के आधार पर मौलिक यथार्थपरिक शोध परिकल्पना और शून्य परिकल्पना के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको बताना है। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे में समझ में ना आ रहा हो तो दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना। शून्य परिकल्पना और शोध परिकल्पना को स्वीकार करना मतलब कि दोनों परिकल्पना को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। दूसरा है शून्य परिकल्पना और शोध परिकल्पना को अस्वीकार करना, यानी दोनों हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना और शोध परिकल्पना को अस्वीकार करना। ठीक है, यानी कि शून्य परिकल्पना को क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना, और नल शोध परिकल्पना जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना, और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार और शोध परिकल्पना को स्वीकार करना। तो ये शून्य परिकल्पना के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और शोध हाइपोथेसिस क्या होती है? शोध हाइपोथेसिस यानी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? शोध परिकल्पना और शून्य परिकल्पना। तो हमने पहले आपको बताया था कि जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तब हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो भी हम अपना जहाँ पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं सबसे पहले हम अपने टॉपिक का चुनाव करते हैं। इसके बाद हमारा काम क्या होता है? हाइपोथेसिस बनाना। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक संभावित कथन। ठीक है, मतलब कि यानी हम नेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारी हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि पहली हाइपोथेसिस 2 तरीके की हाइपोथेसिस बनेगी, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है और नल होती है। 3 तरीके की हाइपोथेसिस होती है। नेगेटिव क्या होगी कि हमारा नेट एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हमने नेट का एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं और हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई? पहली हाइपोथेसिस बनाई कि हमारा नेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो पहली हाइपोथेसिस हो गई पॉजिटिव हाइपोथेसिस। दूसरी हाइपोथेसिस बनाई कि हमारा नेट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरी हाइपोथेसिस हो गई। लेकिन तीसरी नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि जब कभी भी मतलब कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस, जीरो हाइपोथेसिस क्या होती है कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। मतलब कि जैसे इन्होंने कहा कि यादृच्छिक रूप से बनाए गए 2 समूह, ठीक है, प्रयोगात्मक और नियंत्रण में एक शोधकर्ता प्राचलिक टी परीक्षण का उपयोग करने के पश्चात परिणाम प्राप्त
करता है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक का भी यूज किया और नियंत्रण का भी यूज किया। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैंने आपको दो तरीके से पढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर विधि से पढ़ा दिया, ठीक है, और दूसरा हमने किस तरीके से पढ़ा दिया, हमने आपको कुछ क्रियाएं करके दिखा दी, मतलब कि दो तरीके से पढ़ा दिया, ठीक है। एक्शन के माध्यम से पढ़ा दिया, कुछ ड्रामा के माध्यम से पढ़ा दिया, यानी दो विधियों से पढ़ाया। तो अब इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है। ए ग्रुप है, मान लीजिए एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है, इसको हमने लेक्चर मेथड से पढ़ाया और इसको हमने संवाद विधि से पढ़ा दिया, ठीक है, या क्रियात्मक विधि से पढ़ा दिया, एक्शन कुछ काम करके दिखा दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके मार्क्स कितने आए, जब हमने इसको लेक्चर विधि से पढ़ाया तो इसके मार्क्स आए 30 और इसको पढ़ाया तो इसके भी 30 आए। तो यहाँ पर जो हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, शून्य परिकल्पना होगी कि दोनों ग्रुपों में कोई अंतर नहीं है, दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहीं यहाँ पर इसके 30 आए और इसके आए 25, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है, आपकी क्रियात्मक विधि की अपेक्षा लेक्चर विधि ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होगी, शोध परिकल्पना होगी, वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि हम रिसर्च करके देख रहे हैं। यदि दोनों में कोई अंतर आता है तो वहाँ पर हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी, तुरंत अस्वीकार हो जाएगी। यदि दोनों में कोई अंतर नहीं आता है तो वहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस पूरी बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 30 इसकी आए 30 इसकी आए, तो हमने माइनस किया तो क्या आया, 0। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, हमारी एक्सेप्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर इसके 30 आए और इसके 25 आए, तो अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 5 का अंतर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि लेक्चर विधि ज़्यादा अच्छी है क्रियात्मक विधि की अपेक्षा। तो इसमें हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी कि अस्वीकार हो जाएगी, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में अंतर है। और नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये केवल हमने आपको एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन को इतना घुमा के रखा है, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो यादृच्छिक रूप से बनाए गए दो समूह प्रयोगात्मक और नियंत्रण में शोधकर्ता टी प्राचलिक परीक्षण का प्रयोग करता है। और आपको ये भी बता दें कि टी टेस्ट का हम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। दो ग्रुप को हम आपस में चेक कर रहे होते हैं, दो ग्रुप पर रिसर्च कर रहे होते हैं, दो ग्रुप कि उनमें आपस में कितना अंतर है, ठीक है, उनके मीन में क्या डिफरेंट है, उनके स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या है। तो इनको जब भी हम दो ग्रुप को आपस में दो ग्रुप पर टेस्ट करते हैं तो हमेशा किसका यूज करते हैं, टी परीक्षण का, टी टेस्ट का। और इस कभी भी जब 2 से अधिक हमारे पास 3 या 4 ग्रुप होते हैं तो वहाँ पर हम एफ परीक्षण या एनोवा का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब बता रहे हैं कि 2 समूहों पर है तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि टी का मान क्या आया कि हमने 2 ग्रुप बनाए और 2 समूह प्रयोगात्मक और नियंत्रण में एक शोधकर्ता प्राथमिक टी परीक्षण करने के पश्चात निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो इसका अंतर है कि टी बराबर क्या हुआ आपका, टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 3, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी आई 300, ठीक है। तो यहाँ पर टी का जो मान होता, ठीक है, टी का जो मतलब मान होता है कि 2 माध्यमों के बीच अंतर की सार्थकता। टी का मतलब यहीं पे यही है कि मतलब कि 2 मीन, ठीक है, के बीच में अंतर कितना है, कितना सार्थक अंतर है या नहीं है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू जब इन्होंने 3 दे दी तो इसका मतलब है, और एन बराबर हो गया आपका नंबर ऑफ प्यूपिल, ठीक है, मतलब कि एन बराबर हो गया 300, सैंपल का साइज हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये टी का मतलब हुआ यहाँ पर कि 2 माध्यमों के अंतर की सार्थकता, क्योंकि टी का मतलब भी यही है कि टी का यूज हम जब करते हैं, टी टेस्ट को हम कब करते हैं, जब हमको 2 मीन, ठीक है, 2 माध्यमों के अंतर की सार्थकता की जांच करनी होती है कि कितना उसमें मीन ऑफ डिफरेंस, ठीक है, कितना डिफरेंस है दोनों मीनों के मध्य में, ठीक है। तो यहाँ पर टी इन्होंने 3 दिया है, तो इसका मतलब है कि टी हमारा क्या है 3 गुना अंतर है। यदि यहीं पर हमारा टी की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, ठीक है, तो हम कह देते कि
ग्रुपों में कोई अंतर नहीं है। यदि टी की वैल्यू 3 दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि 3 गुना अंतर है, क्योंकि यहाँ पर जो टी टेस्ट का यूज हम करते हैं तभी करते हैं, इसका मतलब भी यही है कि जब कभी भी हम दो माध्ययों के अंतर की, ठीक है, तो जब कभी भी दो माध्ययों के बीच अंतर की सार्थकता को हम जांच करते हैं तभी भी हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। तो यदि टी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर टी का मतलब है 3 गुना अंतर है, और n बराबर 300 उन्होंने दिया ही है। तो यदि अगर इसकी वैल्यू 0 होती तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती, स्वीकार हो जाती। नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाती, स्वीकार हो जाती। लेकिन यदि हमारी टी की वैल्यू 3 दी हुई है तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है, शोध हाइपोथेसिस है, वो क्या हो जाएगी, स्वीकार हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या होगा। पहला हुआ है शून्य परिकल्पना और शोध परिकल्पना को स्वीकार करना, तो दोनों हमेशा कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती है, ठीक है, एक को रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है शून्य और शोध परिकल्पना को अस्वीकार करना, तो ये भी गलत है। दोनों को हम कभी भी अस्वीकार नहीं करते हैं, एक हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी ही होगी, तभी दूसरी रिजेक्ट होगी, ठीक है। अगला है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, तो इसने पहले ही कह दिया कि शून्य परिकल्पना हमारी स्वीकार नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टी का मान कितना, 3 दिया है, मतलब कि इसमें दो जो हमारी मीन के दो समूहों के मध्य जो हमारा डिफरेंस है वो 3 गुना है, ठीक है। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो स्वीकार नहीं हो रही है, वो कैसी हो रही है, अस्वीकार हो रही है, ठीक है। तो कह रही है शून्य परिकल्पना को स्वीकार और शोध परिकल्पना को अस्वीकार करना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर शून्य परिकल्पना हमारी क्या हो रही है, अस्वीकार हो रही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शून्य परिकल्पना को अस्वीकार और शोध परिकल्पना को स्वीकार करना। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें टाइम भी मैंने कितना 10-11 मिनट का टाइम ले लिया, इसीलिए मैंने इसको बोर्ड पे समझाया, नहीं तो मैं DU रिकॉर्डर के माध्यम से भी वीडियो बना देती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है जो अभी दिसंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, 11 दिसंबर को हुआ था या 12 दिसंबर को हुआ था, अभी करंट का प्रेजेंट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में भी आया था, सेम यही क्वेश्चन जो इसके ये दिए हुए हैं, ये सेम यही चीज़ थी, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन क्वेश्चन भी यही था और इसका जो आंसर आएगा वो भी सेम आएगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। ये दिसंबर 2019 में आया था और अभी दिसंबर 2020 में दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि, और इन क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को हमको लिखकर ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को हम DU रिकॉर्डर के माध्यम से आपको नहीं बता सकते। वहाँ पर हम केवल मुंह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको चीज़ें लिख के बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के एक स्वनिर्मित परीक्षण के माध्यम से छात्रों में रसायन शास्त्र की उपलब्धियों का सर्वेक्षण किया। 100 छात्रों के प्रतिदर्श के प्राप्तांक, ठीक है, 100 छात्रों के प्रतिदर्श मानी 100 छात्रों के सैंपल के आधार पर प्राप्तांकों का मध्यमान और प्रमाणिक विचलन की दृष्टि से अध्ययन किया गया। परिणाम निम्नलिखित आया, ठीक है। क्या आया, मध्यमान आया 50, प्रमाणिक विचलन आया 10 और समूह की संख्या क्या हुई, 100। तो मध्यमान का मतलब होता है मीन और प्रमाणिक विचलन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, और समूह की संख्या यानी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, सैंपल और पीपल, ठीक है। तो जो कितने लोग हैं। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें है जो कि हमने नहीं लिखा, वो भी समझ लीजिए। इसके बाद ये कहता है कि यदि यह मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण सामान्य रहा, यानी जो वितरण आए ये सामान्य रहे, ठीक है। इनको हमको पता है हमेशा NPC पर दर्शाना होता है, ये जो NPC हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इनको इस पे दर्शाना होता है, NPC पर। इस तरीके के क्वेश्चन है ये। अब इसमें NPC पर नहीं बनाए, लेकिन NPC पर वैल्यू पूछ रहे हैं, अभी इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो यदि यह मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण सामान्य रहा, तो एक छात्र जिसका प्राप्तांक 60 है, ठीक है, उसकी प्रतिशतांक अनुपस्थिति परसेंटाइल रैंक क्या होगी। अभी NPC पर पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है ये, और दिसंबर 2020 का अभी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो
ये कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के एक स्वनिर्मित परीक्षण के माध्यम से छात्रों में रसायन शास्त्र की उपलब्धियों का सर्वेक्षण किया कि रसायन शास्त्र में विद्यार्थियों की कंडीशन क्या है, उनकी उपलब्धियां कैसी हैं। तो इनका सर्वेक्षण किया 100 छात्रों के प्रतिदर्श के, ठीक है, 100 छात्रों का सैंपल लिया, 100 छात्रों के प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का मध्यमान, जो उनके प्राप्तांक आए उनका मीन और प्रमाणित विचलन की दृष्टि से अध्ययन किया गया। परिणाम निम्नलिखित है। मतलब कि जब हमने रसायन शास्त्र की उपलब्धियों का हमने सर्वेक्षण किया तो उनके जो रिजल्ट आए 100 छात्रों का 100 छात्रों पर हमने अध्ययन किया, 100 छात्रों पर हमने सर्वेक्षण किया, 100 बच्चों को हमने अपने ग्रुप में शामिल किया और उनके जो परिणाम आए वो ये आए, मध्यमान 50, प्रामाणिक विचलन 10 और समूह की संख्या 100। ठीक है, यदि यह मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण सामान्य रहा, कैसा रहा, प्राप्तांकों का वितरण सामान्य रहा, बराबर बराबर रहा, तो एक छात्र जिसका प्राप्तांक कितना है 60 है, मतलब एक छात्र और है, ठीक है, जिसका प्राप्तांक कितना है 60 है, तो उसकी प्रतिशतांक उपलब्धि परसेंटाइल रैंक क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 70, 80, 75, 85। ठीक है, तो ये एनपीसी है, पहले आप इसको समझ लीजिए तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और हमेशा एक चीज़ का और आप कर लीजिए कि जब कभी भी हमको प्रमाणित विचलन और मीन दिया हो तो प्रमाणित विचलन यानी इस पर एनपीसी पर जब कभी भी परसेंटाइल और सामान्य वितरण पूछा जाता है तो हमेशा हम वहाँ पर किसका जेड स्कोर का यूज करते हैं। तो जेड स्कोर का वो होता है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। ठीक है, x माइनस एम अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो ये सूत्र का यूज हम करते हैं जब कभी भी प्रमाणिक विचलन और हमारा मीन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ हो। ठीक है, तो एनपीसी पर हम करते हैं, यहाँ पर एक इसमें लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूरे 100% होते हैं, 50% केसेस इस साइड होते हैं और 50% साइड इस साइड होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने इस चीज़ को पढ़ा होगा, एनपीसी को पढ़ा होगा। अब इस पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम वो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो +1 +2 +3, ठीक है, -1 -2 और -3, तो इस साइड होते हैं। तो राइट साइड +1 की वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड किसकी होती है, माइनस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कभी भी आपस में मिलता नहीं है, ऐसे ही रहता है। तो इसमें अब +1 की वैल्यू कितनी हुई, +1 इतना हुआ, +2 इतना हुआ और +3 इतना हो गया। इसके बाद -1, ठीक है, और इसका हो गया। तो ये ऐसे आधे आधे भागों में बटा होता है। लेकिन इसकी यदि पूरे की पूछी जाए तो पूरे की वैल्यू 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बीच में आधे केसेस पूछे जाएं कि इस साइड कितने हैं तो 50% होते हैं और इस साइड पूछे जाएं तो 50% होते हैं। लेकिन +1 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, +1 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर ये कितने केसेस होते हैं तो 34.15। ठीक है, तो 34.15 होते हैं। इसके बाद इतने यहाँ हैं तो इतने यहाँ भी होंगे। ठीक है, तो ये बराबर बराबर होते हैं। लेकिन +2 की वैल्यू पूछी जाए तो कितने होते हैं, 13.59। ठीक है, तो जब इतने यहाँ होते हैं तो इतने ही यहाँ होते हैं। तो इस तरीके से ये केसेस कितने होते हैं, बराबर बराबर। ठीक है, और अगर इसकी पूछी जाए तो 2.54। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी होते हैं। तो अब इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, इतने यहाँ पे और हो गए, इतने, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं x माइनस एम अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो x का मान होता है, ठीक है, तो x का मतलब होता है स्कोर। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, पिछले हम जब वीडियो हमने बनाए थे यूनिट 6 का पार्ट 3 पढ़ाया था तब हमने सब बताया था। और m का मान होता है, मतलब होता है मीन, और सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, मतलब कि मानक विचलन। ठीक है, तो ये चीज़ पहले आप इतना समझ लीजिए, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन इस तरीके के इसी तरीके से निकलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को।
अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स का मतलब होता है स्कोर, एम का मतलब होता है मीन, माध्य मतलब की, और सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स सूत्र को रखते हैं, एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, ये जेड स्कोर बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स का मतलब होता है स्कोर, और ये पूछ रहा है कि स्कोर हमारा आया क्या है 60, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो दिया गया था कि यदि यह मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण सामान्य रहा, एक छात्र जिसका प्राप्तांक कितना आया है 60, यानी कितना आया स्कोर 60, तो 60 हो गया। अब माइनस एम क्या हुआ आपका मध्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 50। अब स्टैंडर्ड डिविएशन प्रमाणिक विचलन क्या हुआ 10, ठीक है। इस तरीके से हमने अभी सूत्र के आधार पर ही रखा है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, 60 में से 50 जाएगा 10 अपॉन 10, ठीक है। इसके बाद इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा ना। तो अब प्लस का 1 कहाँ है, तो प्लस का 1 ये है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि यदि मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण समान रहा, तो एक छात्र जिसका प्राप्तांक 60 है उसकी प्रतिशतांक अनुपस्थिति परसेंटाइल रैंक क्या होगी। तो यहाँ पर कि मतलब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं उनकी परसेंटाइल क्या होगी, कि मतलब कि जिसका स्कोर 60 आया उसके नीचे कितने लोग हैं। परसेंटाइल रैंक का मतलब यही तो होता है कि उसके नीचे कितने केसेस और हैं, ठीक है, कि इसके नीचे कितने केसेस हैं। तो आपका 50% ये हो गया, यहाँ से आधा कितना होता है 50 ये हो गया, और ये प्लस 1 आया आपका यहाँ पे निकालने से, तो प्लस 1 कितना हो गया, इसमें जोड़ दीजिए आप 34, पहले सीधा सीधा जोड़ दीजिए, ठीक है, 34 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 84 आएगा, पॉइंट में और आ जाएगा। तो अब आंसर देख सकते हैं, तो पॉइंट में आएगा, तो क्योंकि वहाँ पर फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ही टाइम कम की होती है, तो 84 आया। अब देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं। यहाँ पर 15 पॉइंट और थे ना। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझा दूँ, देखिए यहाँ पर एनपीसी पर हमने सब की वैल्यू बता दी कि यहाँ से बीच में हम वक्र डालते हैं, इस साइड हमारे 15 केसेस होते हैं और इस साइड हमारे 50 केसेस होते हैं। तो इस साइड जो राइट साइड की वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, ठीक है। और जब कभी भी हमारा प्रमाणिक विचलन या सामान्य वितरण कभी भी पूछा जाए तो हमेशा हम जेड स्कोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जेड स्कोर में हमें हमेशा एनपीसी पर वैल्यू बतानी पड़ती है कि एनपीसी पर हमारी वैल्यू क्या होगी। जब हमें अभी एनपीसी का ज्ञान नहीं होगा तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। कभी कभी हमेशा क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे गए हैं कि +1 से +3 की वैल्यू कितनी होती है, या -1 से +1 की कितनी वैल्यू होती है। तो यदि पूछा जाए -1 से +1 की वैल्यू, तो ये जो 34 पॉइंट इस साइड है, 34 को हम जोड़ देंगे और इनकी 15 को जोड़ देंगे, तो जितना आएगा उतनी हमारी वैल्यू हो जाएगी। कभी पूछी जाए -2 से +2 की वैल्यू कितनी है, तो इनको जोड़ देंगे, इस साइड कितने हुए इनको भी जोड़ देंगे, 13.59 34.59 इनको जोड़ देंगे, और इस साइड को इतने को हम जोड़ देंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो किसी व्यक्ति का जो छात्र है उसके 60 स्कोर आए हैं, प्राप्तांक आया है, तो उसकी एनपीसी पर परसेंटाइल रैंक क्या होगी। तो आंसर हमने निकाला, पहले जेड स्कोर का जो सूत्र होता है उसमें रखा x माइनस एम अपॉन सिग्मा, तो स्कोर 60 था, ठीक है। आपका मध्यमान क्या था, मीन क्या था, तो हमने 50 रखा, और मानक विचलन क्या था, प्रमाणिक विचलन क्या था, तो हमने रखा 10, सॉल्व किया तो प्लस का 1 आया। अब प्लस का 1 क्या है, ये है। तो पूछ रहा है कि परसेंटाइल रैंक क्या होगी, मतलब कि उसके नीचे कितने केसेस और होंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम इसमें
आपको बताया कि फिर अगर सीधा सीधा वैसे जोड़ के करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा करेंगे तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ से बीच से आधे केसेस यहाँ 50% होते हैं। 50% में हमने 34 को और जोड़ दिया तो हमारा 84 आया, लेकिन 84 इसमें है नहीं, 85 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 85। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यू में भी आया। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन अभी का ही है, दिसंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपका भी करंट का ही क्वेश्चन है, ये भी 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। निम्नलिखित तालिका, ये तालिका दी हुई है। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में एक शोध परियोजना में छात्रों के 4 समूह, ठीक है, ये लिखा हुआ है। निम्नलिखित तालिका में एक शोध परियोजना में छात्रों के 4 समूह का अनोवा हेतु परीक्षण का सार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। निम्नलिखित तालिका में एक शोध परियोजना में छात्रों के 4 समूहों का अनोवा हेतु परीक्षण संक्षेप में हुआ है। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हम कभी भी 2 समूहों पर परीक्षण करते हैं या 2 समूहों पर लेते हैं अपने ग्रुप में, जो 2 ग्रुप को लेकर हम टेस्ट करते हैं तो हमेशा टी टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास 3 या 3 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होते हैं तो हमेशा वहाँ पर एफ टेस्ट का यूज करते हैं, जिसको हम अनोवा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये अभी का क्वेश्चन है। तो ये तालिका इन्होंने दी है चर्चा का स्रोत, तो इसको हम कभी कभी आपका एक मार्गीय प्रसरण भी कह देते हैं, यानी कि साधारण प्रश्न विश्लेषण। जब कभी भी समूहों को हम किसी चर के आधार पर विभाजित करते हैं, उनको चरों के आधार पर बांटते हैं, तो यहाँ पर साधारण एनोवा प्रसरण होता है, यानी कि साधारण प्रसरण विश्लेषण बोलते हैं, जिसको एक मार्गीय प्रसरण भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है चरता का स्रोत, ठीक है, वर्गों का योग, स्वतंत्रता का स्तर और वर्गों का मध्यमान योग। ठीक है, तो यहाँ पर चरों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो ठीक है, तो समूह के मध्य परस्पर, तो यहाँ पर इसका ये 2 चरता के आधार पर चरता के स्रोत हैं, तो समूह के मध्य परस्पर और समूह के भीतर। इसका जो सूत्र होता है वो यही होता है कि एफ रेशियो बराबर बाह्य प्रसरण बटे अंतः प्रसरण। ठीक है, जिसको इस तरीके से भी लिखते हैं बड़ा प्रसरण और छोटा प्रसरण। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं, ये एक ही चीज है। बाह्य प्रसरण या अंतः प्रसरण भी बोल देते हैं, या बड़ा प्रसरण या छोटा प्रसरण भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एफ रेशियो, जब कभी भी हम एफ रेशियो का यूज करते हैं, एफ टेस्ट का यूज करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो समूह के मध्य परस्पर, समूह के भीतर, तो ये इनके वैल्यू दी हुई हैं। इन्होंने ये जो परीक्षण किया उसका ये जो मार्क्स आए इन्होंने इनको बताया। ठीक है, इसका सार दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त आंकड़ों के लिए एफ का मान क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है, केवल हम लोगों को, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरीके का क्वेश्चन घुमाया है। ये पूछ रहे हैं कि सीधा सीधा उपरोक्त आंकड़ों के लिए एफ का मान क्या होगा। तो एफ का मान जिसको पता होगा, ठीक है, एफ का मान जिसको पता होगा वही बता सकता है। तो जिसको हम लोग कह सकते हैं बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, इसको बोल सकते हैं, बाह्य प्रसरण को बोल सकते हैं बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, और नीचे आंतरिक प्रसरण को बोल सकते हैं विद इन ग्रुप वेरिएंस। ठीक है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो बाह्य प्रसरण बटे अंतः प्रसरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो समूह के एफ का मान होता है, अब ये पूछ रहे हैं एफ का मान क्या होगा। तो एफ का मान बाह्य प्रसरण का होगा। तो इन्होंने पूछा, वर्गों का योग नहीं पूछा है, स्वतंत्रता का स्तर नहीं पूछा है, इन्होंने एफ का मान पूछा है। तो वर्गों का मध्यमान का योग क्या होगा 23.33। ठीक है, इसके बाद समूह के भीतर, तो यही पूछ रहे हैं कि बाहर क्या होगा और अंतः क्या होगा। तो समूह के बाहर का वर्ग का मध्यमान होगा 23.33 और नीचे का होगा 7.72। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 23.33 अपॉन
7.62। तो आपका यही आंसर होगा। और आपके ऑप्शन में ये देखिए ये दिया हुआ है, सीधा सीधा केवल क्वेश्चन को उन्होंने घुमाया है, कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3rd। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये एफ रेशियो, एफ का मान, अब ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो विद इन ग्रुप वेरिएंस, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस यानी अंतः प्रसरण बोलते हैं और अंतः प्रसरण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में तालिका में शोध परियोजनाओं में छात्रों के 4 समूहों, ठीक है, इन्होंने छात्रों के 4 समूहों का वर्गीकरण किया है और परीक्षण एनोवा टेस्ट का यूज किया है और परीक्षण के आधार पर सार जो दिया हुआ है, ये तालिका दी हुई है, उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर एफ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 3rd। सीधा सीधा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाह्य प्रसरण, ठीक है, वर्गों के मध्यमान का योग, और इसमें एफ रेशियो में हम करते क्या है, यही तो करते हैं। ठीक है, एफ रेशियो में हमको क्या करना होता है, यही तो करना होता है। एफ रेशियो हम कहाँ लगाते हैं कि जब कभी भी हमको 2 या 2 से अधिक समूह के माध्ययों की अंतर की सार्थकता की जांच करता है कि जो या 2 है, 2 ग्रुप है, 2 तो ग्रुप उसमें होते नहीं है, ठीक है, 4 ग्रुपों में, ठीक है, जो समूह के माध्य हैं, क्या है, माध्य के वर्ग, इनको हमने मीन निकालना और मीडियन निकालना और बहुलक निकालना आपको पढ़ाया था। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज़ भी समझनी है तो पीछे जाना पड़ेगा कि जब हम ये माध्य का वर्गों का योग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं और कैसे हम माध्य निकालते हैं। कि जब कभी भी हम इनका योग करके इनकी सार्थकता की जाँच करते हैं कि माध्यों में कितना अंतर है, ठीक है, तो तब उसी को हम क्या करते हैं, एफ रेशियो का यूज करते हैं और जो वर्गों का मध्यमान योग। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है, आंसर भी यही कह रहा है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, केवल इसमें आज हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं और 3 क्वेश्चन में हमारा 30 मिनट का वीडियो बन गया है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन आपके और करा देंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आपको मैं ड्यू रिकॉर्डर से करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।